हाय एवरीवन। तो स्वागत है आपका क्रिस्टल ऑल स्टडी में एक बार फिर से। और हम कर रहे थे वैदिक कल्चर, जिसमें कि मैंने पहले भी इसके लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रखे हैं वैदिक कल्चर के। और जिसमें मैंने कि आर्यंस की थ्योरीज़ के बारे में पढ़ा रखा था। और उसके बाद फिर हम वेदास के बारे में पढ़े थे, ब्राह्मणा, आरण्यकास और उपनिषद को काफ़ी डिटेल वे में देखा था। साथ ही साथ वेदास के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में भी पढ़ रखा है। और अब हम पढ़ने वाले हैं कि बेसिकली जो आर्यंस थे उनका जोग्राफिकल एरिया कहाँ था, वो रहते किधर थे। तो मैंने पहले आपको बताया था कि जो हमारी वैदिक कल्चर है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक अर्ली वैदिक कल्चर और एक लेटर वैदिक कल्चर। अर्ली वैदिक कल्चर में लिटरेरी सोर्सेज के रूप में हमें केवल ऋग्वेदा ही मिली है, और बाकी जो लेटर वैदिक है उसमें बाकी के जितने भी 3 वेदास हैं और बाकी जितने लिटरेरी सोर्सेज है, लाइक उपनिषद हो गए, आरण्यकास या ब्राह्मणा, तो वो सब लेटर वैदिक पीरियड में मिलता है। तो हमें जो एविडेंसेस है, लाइक कि उनकी जोग्राफिकल एरिया क्या होगी, वो रहते कहाँ थे, तो इनका प्रमाण जो है केवल एक ही चीज़ से हमें मिलती है, और दैट इज़ अ ऋग्वेदा। मतलब ऋग्वेदा के थ्रू ही हम जान पाते हैं कि वो रहते कहाँ थे, क्योंकि उसमें जैसे हाइम्स है, उसमें मेंशन्ड है रिवर के बारे में, माउंटेन्स के बारे में, ओशंस के बारे में, जिसको हम पढ़ के समझ आते हैं कि अच्छा ये चीज़ें हैं, तो वो इसके आसपास वो रहते होंगे। तो हमें जोग्राफिकल एरिया है वो ऋग्वेदा के थ्रू ही, मतलब मेन सोर्स जो है वो ऋग्वेदा ही है। और उसमें बहुत सारी लाइक 40 रिवर के आसपास नदियों के बारे में मेंशन किया गया है। तो अब हम थोड़ा इसको लाइक डिटेल वे में देखते हैं। ये था ओवरव्यू जोग्राफिकल एरिया का। तो ऋग्वेदा इज़ ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज फॉर द पीरियड from the names of a river, mountains, Himwant that is a Himalaya, मुंजावन दैट इज़ अ हिंदकुश। हिंदकुश जो है वो प्रेजेंट डे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे आता है, मतलब उनका बॉर्डर बनाता है हिंदकुश। एंड ओशन इन द ऋग्वेदा वी हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ जोग्राफिकल एरिया इन विच ऋग्वेदा पीपल लिव्ड। ऋग्वेदा mentions 40 rivers. The Nadi Sukta hymn of a Rig Veda mention 21 rivers, which include the Ganga in the east and Kumbha, that is Kabul, in the west. तो वही कह रहा है कि नदी सुक्ता में है ना, उसमें 21 रिवर्स के बारे में मेंशनड है। जिसके ईस्ट में है वो गंगा रिवर है, और वेस्ट वाले में कुंभा रिवर है, जिसको काबुल कहते हैं प्रेजेंट डे में। The Rigveda people who called themselves Aryans were confined in the area which came to be known as the Sapt Sindhu, that is the land of a 7 rivers. तो कहने का मतलब ये है कि जो खुद को आर्यंस बताते थे उस वक्त वो सप्त सिंधु के आसपास रहते थे। सप्त सिंधु का कॉन्सेप्ट मैंने पहले वाले लेक्चर्स में भी आपको बताया है, वापस एक बार बता देती हूँ कि लाइक सप्त सिंधु मतलब 7 नदी के आसपास वाला जो रीजन है उसको सप्त सिंधु कहा गया है यहाँ पे, जिसमें कि सिंधु खुद इंक्लूडेड है, सरस्वती है, झेलम है, चिनाब है, राबी है, सतलज है, व्यास है। यहाँ पे रिवर्स के नाम भी लिखे हुए हैं, पर ये ऋग्वेदिक नेम है उनका, और मॉडर्न नेम में वही नदी का अलग नाम है। तो लाइक जैसे कि यहाँ पे ये है द लैंड ऑफ अ 7 रिवर्स, सप्त सिंधु कंप्राइजेस सिंधु एंड देयर 5 ट्रिब्यूटरीज। कौन कौन सा है? वितास्ता। वितास्ता हम लाइक प्रेजेंट डे में एक वितास्ता है, अस्किनी है, विपास है, परोशिनी है, सुतुद्री है एंड सरस्वती है। सरस्वती को हम आज भी सरस्वती ही कहते हैं, सरस्वती एज ए नाम कॉमन है, तब भी वो सरस्वती थी। आज उसकी एक मॉडर्न नेम भी है, बट सरस्वती भी समझ जाते हैं लोग। फिर जैसे सुतुद्री है, तो सुतुद्री, सतलज को सुतुद्री कहते हैं, मतलब जो आज प्रेजेंट डे में सतलज है उसका जो ऋग्वेदिक नाम था वो सुतुद्री था। अगर बात करें जैसे विपास या विपाशा भी कहते हैं इसको, दोनों ही नाम से जाना जाता है। तो ये व्यास को विपास या विपाशा दोनों ही नाम से बुलाते थे। जैसे कि एक और है पुरुषनी। पुरुषनी जो है वो राबी बेसिकली राबी रिवर है, उसको बोलते थे। तो ये सब लाइक रिवर्स हैं जिसके ऋग्वेदिक नेम भी है, एंड मॉडर्न डे में उसको दूसरे नाम से बुलाते हैं। तो ये सप्त सिंधु वही हो गया, ये जो रीजन नदियों का जो रीजन है उसको सप्त सिंधु कहेंगे। अच्छा हाँ, ये देखो इसमें सारी दी हुई है, लाइक ऋग्वेदिक नेम भी है, मॉडर्न नेम भी है, एंड दैट उसका मीनिंग भी है। जैसे कि सिंधु, सिंधु आज जो मॉडर्न नेम है इसका इंडस है, और इसका मतलब होता है रिवर।
फिर वितास्ता है, वितास्ता हम लोग झेलम को कहते हैं, मतलब जो प्रेजेंट डे में जो झेलम है उसका ऋग्वेदिक नेम है वितास्ता, जिसका मतलब होता है डाउटर ऑफ सेज। फिर अक्षिणी, जिसका प्रेजेंट नेम है चिनाब, इसका मतलब होता है स्विफ्ट एज अ हॉर्स, हॉर्स के जैसा स्विफ्ट हो। विपास या विपासा, व्यास को कहते हैं हम, और इसका मतलब होता है क्लीन वाटर। फिर जैसे कि है हमारा परोशिनी, जिसका प्रेजेंट नेम राबी है एंड इसका मतलब होता है ओवरफ्लोइंग विद मिल्क एंड बटर, मतलब मिल्क और बटर के साथ ऐसे ओवरफ्लो हो रहा है। फिर सुतुद्री है, जिसका प्रेजेंट नेम सतलज है और इसका मतलब होता है दैट विच इम्पेल्स टू आस्क। फिर है सरस्वती, सरस्वती को सरस्वती भी प्रेजेंट डे में कहते हैं और सरस्वती कहते हैं, और इसका मतलब होता है बॉन्डिंग इन पूल्स। फिर है हमारा घाघर, जिसका ऋग्वेदिक नाम है दृश्य, दृश्यवती। इसका मतलब होता है विथ फार रीचिंग कोर्स। फिर है हमारा प्रेजेंट डे काबुल, जिसका पुराना नाम है कुबा और इसका मतलब होता है नॉरिशिंग। फिर है स्वाति, मतलब जो ऋग्वेदिक इसका नाम है स्वाति का, वो है सुवास्तु और इसका मतलब होता है गुड ड्वेलिंग प्लेस। फिर जो हमारा है कुर्रम, इसका पुराना नाम है क्रोमू और इसका मतलब होता है क्रुक्ड। फिर हमारा गोमती, गोमती का जो मॉडर्न नेम है वो है गोमल और इसका मीनिंग होता है बिलोंगिंग टू काउस, मतलब काउ से बिलोंग करती है। अब जो है हमारा अकॉर्डिंग टू द ऋग्वेदा द मोस्ट मेंशन रिवर सिंधु, द मोस्ट पायस रिवर है वो सरस्वती, सरस्वती को बहुत पवित्र माना गया था उस समय। जो गंगा का मेंशन है वहाँ पे एक बार ही हुआ है और यमुना का मेंशन 3 बार ही हुआ है। उसके बाद हमें बैटल ऑफ 10 राजना पढ़ना है, या फिर कह सकते हैं ना कि बैटल ऑफ 10 किंग्स। तो ये 10 किंग्स का बैटल क्या था, तो इसको थोड़ा ऐसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं, आफ्टर दैट हम पीपीटी के थ्रू भी इसको डीपली पढ़ेंगे। सॉरी। सो एक्चुअली हुआ क्या था उस वक्त कि रिवर को लेके झगड़ा हो रहा था, और ये जो रिवर थी वो परोशनी रिवर थी, दैट इज़ अ रावी। तो इसको लेकर मतलब उसमें जो वाटर फ्लो हो रहे थे उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए झगड़ा हो रहा था। जैसे बाद में चल के जैसे महाजनपद के समय में लैंड वैंड को लेके झगड़ा होता है, ज़मीन को लेकर झगड़ा जैसे होता है, तो उस वक्त ना रिवर के पानी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए झगड़ा होता था। तो हुआ क्या ना कि लाइक एक साइड थे कुरु और दूसरे साइड थे भरतवंश। तो कुरु ने क्या किया कि ग्रुप, जैसे अभी क्या होता है ना कि अभी हम पॉलिटिकल पार्टीज़ में देखें तो महागठबंधन हो जाते और उसके बाद फिर वो लाइक इलेक्शन वगैरह हेल्ड वेल्ड करते, तो फिर जैसे अभी के समय में हम कंपेयर करके इसको ले मतलब पढ़ सकते हैं सो दैट हम क्लियर हो जाए पॉइंट्स। तो जैसे अभी महागठबंधन होता है तो वैसे उस वक्त में भी उन्होंने क्या किया था ना कि जो कुरु थे और भारत थे, इन दोनों वंश के बीच में झगड़ा था पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके। तो कुरु ने क्या किया ना कि बाकी उनके जो आसपास वाले जो थे बाकी के वंश, बाकी के जो राजन थे, उनको अपने साथ मर्ज करा लिया और लगभग जो 10 राजन थे वो मर्ज हो गए कुरु के साथ, और जो भरत वंश था वो अकेला था। फिर दोनों के बीच में युद्ध हुआ, बैटल हुए रिवर को लेकर, और उसके बाद लाइक उसमें जो विक्ट्री होती है वो भरत वंश की हो जाती है। और उसके बाद फिर क्या होता है ना कि इससे लाइक जब ही उसकी विक्ट्रीज हो जाती है, जो भरत वंश के जो पहले राजा थे उनका नाम भरत था, इसलिए उनका वंश का भी नाम ऐसे भरत वंश रख दिया गया। और फिर आगे चल के इसी भरत वंश के नाम पे जो भारत का नाम है वो रखा जाता है। तो इसमें क्या था कि लाइक विक्ट्री तो उसी की होती है, लाइक भरत वंश की, राजा सुदास की ही होती है। तो एक बार इसको भी डीपली पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऋग्वेदा द मोस्ट मेंशन रिवर सिंधु, द मोस्ट पायस रिवर सरस्वती, मेंशन ऑफ अ गंगा वन टाइम हुआ था, गंगा एक बारी ऋग्वेदा में उसकी नाम आई है, यमुना की 3 बारी आई है। उसके बाद 10 राजन वर द बैटल ऑफ अ 10 किंग्स, अकॉर्डिंग टू द ऋग्वेदा द फेमस 10 राजन वॉर वॉज द इंटरसाइन वॉर ऑफ आर्यंस। अच्छा एक बात और बता दूँ कि जो 10 राजन थे ना, इसमें 5 थे वो आर्यंस थे और 5 नॉन आर्यंस थे। जो किंग्स थे उसमें 5 आर्यंस किंग्स थे और 5 नॉन आर्यन किंग्स भी थे।
So the Dasrajan war gives names of a 10 kings who participated in a war against the Sudas. जो भरत किंग थे उनके राजा का नाम था सुदास, who was a Bharat king of Tristus family. The 10 kings were of the state of a Purus, Yadus, Turvasas, Anus, and Druyus, along with the five others, viz. Alinas, Baktas, Balanhas, Sibis, and Vishnins. The battle was fought on a bank of a Purushni, that is a Rabi, in which the Sudas emerged the victories. तो वही कहने का मतलब है कि बैटल भी वहीं उसी के आसपास फाइट किया गया था, और फिर उसके जो मतलब किया भी गया था उसी के लिए और उसके आसपास ही किया गया था। तो ये थी हमारी 10 राजाओं की स्टोरी। ये काफ़ी इसके वजह से काफ़ी चेंजेस आ जाता है, क्योंकि भारत का नाम भी है तो इसके वजह से ही पड़ता है। फिर बाद में क्या होता है ना कि जो कुरु वंश है और जो भारत वंश है वो दोनों मिल जाते हैं, और फिर ये दोनों मिलके कुरु वंश का निर्माण कराते हैं। तो ये हमें आगे पढ़ना है। फिर बाद में कुरु पांचाल के साथ मिल जाता है, तो ये सब हमें आगे देखना है। अब जैसे कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड सॉरी, क्योंकि अर्ली वैदिक पीरियड की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो लेटर वैदिक लेटर वैदिक के समय से चेंज हो जाती है। तो अर्ली वैदिक की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अलग होती है और लेटर वैदिक की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अलग हो जाती है। उसमें डिफरेंसेस आ जाते हैं। हम चाहे कोई भी टर्म्स में बात करें, चाहे सोशल चेंजेस के बारे में बात करें, पॉलिटिकल चेंजेस के बारे में बात करें, जोग्राफिकल चेंजेस के बारे में करें, या इकोनॉमिकल चेंजेस के बारे में करें, जो अर्ली है और लेटर है दोनों में ये जितने भी टर्म्स है सब में डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो अभी हम अर्ली का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। अगर हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वैदिक पीरियड अर्ली वैदिक के बारे में, तो पहले तो कुछ टर्म्स हैं उसको देख लेते हैं और उसके बाद फिर आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि इनकी जो सोसाइटी थी सोशल स्ट्रक्चर थे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के, उसमें कुछ टर्म्स है जैसे कि कुला है, ग्रामा है, विश है, जना है, राष्ट्र है। तो जो एक ग्रुप ऑफ फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना, तो उसको हम कुला कहते हैं। एक फैमिली में अगर 7-8 लोग हैं तो उस पूरे ग्रुप को हम ऐसे कुला कहेंगे। वही अगर ग्रुप ऑफ कुलास जब हो जाते हैं तो उसको हम ग्राम कहते हैं, और जब फिर बहुत सारे ग्राम मिल जाते हैं फिर हमको उसको विस कहते हैं। आफ्टर दैट जब ग्रुप ऑफ विस हो जाते हैं फिर हम उसको जना कहते हैं, एंड सो ऑन। उसके बाद फिर राष्ट्र आ जाता है। तो कुछ इस तरीके से चला करता था। और साथ ही साथ इनकी जो सोसाइटी थी ना वो थोड़ी पैट्रियार्कल भी थी। So, the Kula, the family was the basis of a social and a political organization. Above the Kula were the Grama, Kula के बाद ग्राम आता है, the Vish, Jana and the Rashtra. A group of Kula, that is a family, formed a Grama and the village and so on. Group of Kula को हम जैसे कि ग्राम कहते हैं, ग्रुप ऑफ जो कुल है वो ग्राम फॉर्म करते हैं, दैट इज़ अ विलेज, और उसके बाद फिर ऐसे सो ऑन चलते रहता है। The form of a government was the patriarchal nature. Monarchy was the normal, but non-monarchical polities also existed. कहने का मतलब ये है कि जब भी इसके समय में जब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था कि मोनार्की थी, दैट इज़ उसमें हेरिडिटरी सिस्टम भी चलता था, लेकिन कहीं कहीं नॉन मोनार्कियल सिस्टम भी चला करता था। अब है उसके किंग्स के बारे में। किंग को उस समय राजन कहते थे अर्ली वैदिक के समय में, और लेटर वैदिक में पहले अर्ली वैदिक में तो राजन कहेंगे या फिर जन कहेंगे, उसके बाद फिर कहेंगे लेटर में जनपद, और उसके बाद फिर जब महाजनपद वाला पीरियड आता है तो उस समय तो जो स्टेट होता है उसको ही महाजनपद कहते हैं। तो ये जनपद और फिर महाजनपद का कॉन्सेप्ट आगे आता है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर किंग के बारे में करें तो जो राष्ट्र पे जो रूल करता था वो किंग होता था। जो ट्राइब का जो मेन होता था हेड, उसको ही किंग या राजन कहते थे। और इससे कुछ मेन ड्यूटीज़ वगैरह भी होती थी, जैसे कि इसको बेसिकली लोगों को प्रोटेक्ट करना होता था,
मैंने जैसा कि और पीछे भी बताया कि ये हेरिडिटरी सिस्टम के थ्रू भी आते थे और नहीं तो फिर इनको इलेक्ट करके भी लाया जाता था। जो किंग थे वो सैक्रिफाइसेस भी परफॉर्म करते थे अर्ली वैदिक में, गॉड से प्रेयर करते थे। उनका कहना ये था कि अगर वो गॉड से प्रेयर करेंगे तो उनको लाइक शक्ति मिलेगी वॉर जीतने की। तो वो युद्ध किया करते थे, गॉड से प्रेयर किया करते थे, लोगों को और मतलब लोगों को और टेरिटरी को अपना उस पे अथॉरिटी जमाते थे कि लाइक मेरी अथॉरिटी के अंदर वो आता है। तो ये सब लाइक कुछ चीज़ें हैं जो किंग के बारे में और बेसिकली राजन के बारे में पढ़ना है अर्ली वैदिक के समय में। सो द राष्ट्र वॉज रूल्ड बाय अ किंग और अ राजन, मतलब किंग या राजन दोनों ही कह सकते हैं उसको। बेसिकली उस समय के किंग को राजन कहते थे। विद अ रॉयल डिसेंट बेस्ड ऑन अ हेरिडिटी थ्रू द लॉ ऑफ द प्राइमोजेनिचर। इलेक्टिव मोनार्की में ऑल्सो बिन प्रेजेंट, मतलब लाइक मोनार्की सिस्टम भी था। राजन किंग वॉज द रूलर, बात वही है। वेरी लिटिल इज़ नोन अबाउट द मिनिस्टर्स ऑफ द किंग। अच्छा हाँ, एक बात और, जैसे कि लाइक अभी क्या होते हैं ना कि हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके एडवाइज़र होते हैं। तो उस वक्त भी ऐसा ही कुछ सिस्टम था कि जो किंग के एडवाइज़र थे उनको हम पुरोहित कहते थे और ये किंग को गाइड करते थे, कोई भी डिसीजन लेने में हेल्प करते थे। और अगर उनको कोई कन्फ्यूज़न हो रिलेटेड टू एनी काइंड, मतलब जैसे रिलीजन को लेके या फिर और भी कुछ चीज़ों को लेके, तो उनमें वो उनकी सहायता करते थे जो पुरोहित हुआ करते थे, या प्रिस्ट, पुरोहित प्रिस्ट कुछ भी बोल सकते हो उसको। तो वो उनका ये था, मतलब लाइक वो उनकी मदद करते थे। और उसके बाद फिर जैसे कि आगे टर्म्स आएंगे, सेनानी जैसे वर्ड्स आएंगे, और उसके बाद फिर हमारा ब्रजपति आएंगे। तो बेसिकली जो चीफ होते थे, आर्मी के जो चीफ होते थे उनको सेनानी कहते हैं। और ब्रजपति वैसे ऑफिसर्स होते थे जो टेरिटरी को कंट्रोल करते थे और ब्रजपति को हेल्प करते थे। जो ग्राम के हेड होते थे जिसको ग्रामीणी कहते हैं, तो इनके हेल्प से वो टेरिटरी पे कंट्रोल कर पाते थे। सो द वेरी लिटिल इज नोन अबाउट द मिनिस्ट्रीज ऑफ द किंग। द पुरोहित और अ डोमेस्टिक प्रिस्ट हेल्ड अ हाई पोजिशन एंड सर्व्ड एज अ किंग्स प्रिसेप्टर, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। मतलब वो एज अ फ्रेंड, एज अ फिलोसोफर, एज अ गाइड, सब तरीके से पुरोहित उनको हेल्प करते थे और एक्ट करते थे वैसे। Other important royal officials included the Senani, that is a chief, आर्मी चीफ, एंड द ग्रामिनी एंड हेड ऑफ विलेज। तो ये टेरिटरी पे कंट्रोल करते थे। ये देखो, ये सारे यूनिट्स हैं और ये हेड है, मतलब लाइक कुला, ग्राम, वेस्ट, चन्ना, ये सारे यूनिट है और उनके हेड कौन कौन होते थे। तो कुला के हेड जो थे उनको कुलप्पा कहते थे, ग्राम के हेड को ग्रामिणी कहते थे, विस्त के हेड को वशपति कहते थे, जना के हेड को गोपा या गोपति कहते थे, और राष्ट्र के हेड को गोपति कहते थे। अफगानी किंग वॉज द रूलर, ग्रामिणी हेड हेल्ड अ सिग्निफिकेंट पोजिशन। अब है आर्मी के बारे में। तो लाइक अर्ली वैदिक समय में आर्मी जो होती थी वो फुट सोल्जर और चैरिटर्स ही हुआ करती थी। और वो बेसिकली जो वेपन्स थे वो वुड के, मेटल्स के, टूल्स, बोन्स के यूज़ करते थे। साथ ही साथ जो बोज यूज़ करते थे और एरोज़ यूज़ करते थे, तो उनके जो एरोज़ होते थे ना, जैसे कि अभी क्या है ना कि अभी हमारा टेक्नोलॉजी जो टेक है, मतलब जो टेक का फील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया है। तो अभी जैसे अगर हम किसी को गन से मारते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं, इसको सीरियस वैसे लेना नहीं है, इसको मतलब लाइक अपने लाइफ में अपनाना नहीं है। तो लाइक क्या होता है ना कि अगर हम किसी को गन से मारते हैं, कोई किसी को गन से मारता है, ऐसे कंसिडर कर लेते हैं, कोई किसी को गन से मारता है तो वो जाके उस पर चुभती है एंड मतलब अगर उसको लाइक अगर वो छू के ना निकली हो, अगर वो डायरेक्ट उसके बॉडी में इंटर कर गई हो, तो फिर उससे उसका काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाता है और फिर उसकी डेथ हो जाती है उस वक्त। तो उस वक्त तो ऐसा कुछ इतना खतरनाक वेपन्स नहीं थे हमारे पास। तो वो क्या करते थे, वो जो एरोज़ और बोज़ का यूज़ करते थे, तो उनके एरोज़, मतलब अभी जैसे गन होते हैं ना कि हम यहाँ से गन पॉइंट करके वहाँ पे मारे तो वो जाके सीधे टिप पे लगा और उसके बाद फिर जो भी उसका काम होना होता वो वहाँ पे हो जाता। बट उस वक्त में क्या था कि जो एरो का यूज़ करते थे
तो एरो के टिप पे वो पॉइज़न लगा देते थे, जिससे कि अगर वो अपने एनिमी को मारे तो पहले तो वो उनके पास मतलब उनकी बॉडी में लगे, और उसके बाद जो एरो में जो ज़हर लगा, जो पॉइज़न लगा हुआ है, वो उनके बॉडी में अंदर तक चला जाए, मतलब ब्लड के थ्रू ऐसे लगने के बाद, और जिससे कि उसकी डेथ हो जाए। तो भाई वो बहुत दिमाग लगाते थे उस वक़्त में भी। सो उनके एरोज़ में भी पॉइज़न वगैरह लगा होता था। So the army consisted of a foot soldiers and charioteers. Weapons are made of a wood, stone, bone, and metals. Arrows were tipped with a metal or a poisoned horn. References were made to the moving fort. Uh, References were made to a moving fort, Purcharishnu, and a machine for assaulting a strongholds. The king and a religious duties and upheld the established order and a moral rules. आफ्टर दैट, अच्छा हाँ, अब ऋग्वेदा के कुछ असेंबलीज़ को भी हम लोग देख लेते हैं। असेंबलीज़ में जैसे कि वहाँ पे असेंबली में सभा, समिति, विधाता जैसे असेंबलीज़ हुआ करती थी। सभा जो होती थी वो बेसिकली असेंबली होती थी एलाइट्स और एल्डर्स की, समिति नॉर्मल पीपल की, एंड जो विधाता होती थी वो असेंबली होती थी ट्राइब की। आगे चल के जो मतलब लेटर वैदिक के समय में विधाता थोड़ी कम हो जाती है, और इनका जो इम्पोर्टेंस है वो भी थोड़ा घट जाता है। सो द असेंबली सच एज द सभा, समिति, विधाता, गणा आर मेंशन्ड. सभा was a committee of a few privileged and important individuals. Two popular assemblies, the Bank of Purushni, Ravi, functioned as checks on a arbitrary rule of a kings. लेटर वेदास रिकॉर्ड दैट सभा ऑल्सो एक्टेड एज द कोर्ट ऑफ जस्टिस. आगे चल के जो सभा है वो कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरह भी एक्ट करती है. अब आते हैं इनके क्राइम के बारे में और सोसाइटी के बारे में. तो बेसिकली उस वक्त जो था क्राइम के नाम पे कुछ नहीं होता था, मतलब क्राइम उनके वैसे कुछ थे नहीं. उनका जो मेन क्राइम था वो चोरी था, बर्गलरी था, स्टील, कैटल स्टीलिंग करते थे. मतलब बेसिकली अगर ओवरऑल देखा जाए तो चोरी ही उनका मेन क्राइम था उस वक्त का. सो थेफ्ट, बर्गलरी, स्टीलिंग ऑफ अ कैटल एंड चीटिंग वर सम ऑफ 10 प्रिविलेंट क्राइम्स. यही क्राइम्स थे उस वक्त के. सोसाइटी को देखें तो सोसाइटी जो थे वो वर्णा सिस्टम में डिवाइडेड था, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब में डिवाइडेड था. बट एक जो बात थी वो अलग थी. जो यहाँ पे जो वर्णा सिस्टम थी वो काफ़ी फ्लैक्सिबल थी, लाइक उसमें रिजिडिटी नहीं थी. दैट मीन्स कि जो जो इसकी सोसाइटी थी वो ऑक्यूपेशन बेस्ड थी, ना कि वो कास्ट बेस्ड, या फिर कह सकते हैं कि मतलब बेसिकली वरना यहाँ पे यही था कि ऑक्यूपेशन के बेसिस पे उनका वरना मतलब रहेगा. जैसे कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण अगर कोई पढ़ा रहा है तो वो ब्राह्मण के कैटेगरी में आएगा. अगर कोई खेती कर रहा है या फिर कोई अगर ट्रेडिंग वगैरह कर रहा है, व्यापार वगैरह कर रहा है, तो वो वैश्य के कैटेगरी में आएगा. तो ये लाइक जन्म से नहीं होता था कि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता था, जन्म से कोई शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय नहीं होता था. वो काम के बेसिस पे होता था. जो जो काम करता था उस कैटेगरी में वो आ जाता था. लेकिन बाद में लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो गया कि ये जन्म पे बेस्ड हो गया, लाइक बॉर्न बेस्ड हो गया. पहले ये ऑक्यूपेशन बेस्ड था, आफ्टर दैट ये बॉर्न बेस्ड हो गया. तो सारा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो वर्णा का, कास्ट का, वो यहीं से शुरू होता है जब रिजिडिटी आ जाती है इसमें. सो एक बारी मैं रीड कर देती हूँ सो दैट क्लियर हो जाए. द ऋग्वेदिक सोसाइटी कंप्राइज्ड 4 वर्णास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा. क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स प्रोफेशंस और ऑक्यूपेशंस. ब्राह्मण्स कौन होते थे? तो जो टीचर्स थे, प्रिस्ट थे. क्षत्रिय, रूलर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स. वैश्य, फार्मर्स, मर्चेंट्स एंड बैंकर्स. शूद्र, आर्टिशंस एंड लेबरर्स. ऑक्यूपेशंस चूजन बेस्ड ऑन एबिलिटी एंड लाइकिंग, नॉट हेरिडिटरी. बात वही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया. आफ्टर दैट फैमिली एंड मैरिजेस के बारे में पढ़ते हैं. सो द यूनिट ऑफ सोसाइटी वॉज अ फैमिली. सोसाइटी की जो यूनिट है, जो इकाई है, जैसे यूनिट ऑफ सोसाइटी को हम समझने के लिए ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि सपोज़ एक घर है, तो एक घर का जो यूनिट होता है, मतलब एक मकान है, उसका अगर यूनिट का बात करें तो ईंट उसकी यूनिट है. मतलब ईंट मिलके वो एक घर बनता है.
वैसे ही अगर बायो से कंपेयर करें तो सेल मिलकर टिश्यू बनते हैं, और मतलब अगर सेल को बहुत सारे सेल मिल जाए तो बॉडी डेवलप कर जाता है। उसी तरीके से अगर ईंट बहुत सारे मिल जाए तो उससे घर बन जाता है। वैसे ही है, मतलब वो इकाई है, वो एक छोटा, मतलब कि लाइक वो यूनिट कह सकते हैं कि वो जो यूनिट है वो ब्रिक है। एक घर का यूनिट है वो ब्रिक है। उसी तरीके से एक जो सोसाइटी के जो यूनिट है वो है एक फैमिली। प्राइमरली मोनोगेमस एंड पैट्रियार्कल, चाइल्ड मैरिज प्रैक्टिस नहीं होता था उस वक्त, और विडो कुड मैरी द यंगर ब्रदर ऑफ देयर डिसाइज हस्बैंड नियोग। तो कहने का मतलब ये है ना कि तभी विडो मैरिजेस अलाउड थे, मतलब जो विडोज होती थी उनके हस्बैंड होते थे, उनके जो भाई होते थे, जो छोटे भाई होते थे, उनसे उनका विवाह हो सकता था, और इसको हम नियोग कहते हैं। तो तब चाइल्ड मैरिज भी नहीं था, और विडो भी मतलब अपनी दूसरी शादी कर सकती थी, ये भी अलाउड था अर्ली वैदिक पीरियड में। फादर्स प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय सन, फादर्स का जो प्रॉपर्टी है वो सन को ही मिलता था। प्रॉपर्टी राइट्स है तो दो टाइप के लाइक प्रॉपर्टी होते हैं, एक मूवेबल थिंग्स होती थी और एक इमूवेबल। तो जो लाइक मूवेबल होती थी उसमें कैटल, हॉर्स, गोल्ड और ऑर्नामेंट्स होते थे, और इमूवेबल जो होती थी उसमें लैंड और हाउस आता था। एजुकेशन की बात करें तो टीचर उस वक्त घर जाके भी पढ़ाया करते थे, जैसे ट्यूटर होते हैं ना आजकल, वैसे उस वक्त भी चला करते थे। होम ऑफ अ टीचर सर्व्ड एज अ स्कूल फॉर टीचिंग सैक्रेड टेक्स्ट। डाइट की बात करें तो डाइट में जैसे कि वो प्लांट प्रोड्यूस भी खाते थे, लाइक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खाते थे, वो मिल्क प्रोडक्ट्स खाते थे। आफ्टर दैट वो मीट भी कंज्यूम करते थे इन द फॉर्म ऑफ अ फिश, बर्ड्स एंड एनिमल्स। और एक बात और कि वो उस वक्त में ऋग्वेदिक पीरियड में जो गौ हत्या है उसको सबसे बड़ा पाप माना जाता था, मतलब कि किसी भी प्रकार से गाय को नुकसान नहीं पहुंचाना है। वो इसलिए क्योंकि उनका जो इकोनॉमी था वो बेस्ड था पेस्ट्रोलिज्म पे। वो लाइक उसकी जो गाय, जैसे कि दूध है तो उससे वो अपना घर भी चलाया करते थे। तो ओवरऑल गाय को बहुत पवित्र माना जाता था, गाय की पूजा की जाती थी, उनको एक मतलब जैसे बहुत ही सम्मान से देखा जाता था। सो मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट curd, butter, ghee formed an important part of a diet. Mention of a grain cooked with milk, sira, sira pakmodinam. Consumption of a meat from a fish, birds and animals. Cows deemed अघन्य, not to be killed, मतलब काऊ को कोई भी कीमत पे मारा नहीं जा सकता। ऐसा कहते हैं कि मतलब उनको कोई भी नुकसान हो तो उन्हें पाप लगेगा। ऋग्वेदा प्रिस्क्राइब सीवियर पेनाल्टीज फॉर किलिंग और इंजरीज काउ। अगर गाय को चोट भी आ गई तो एक पेनाल्टी पे करना होता था। अब है लाइक अल्कोहलिक ड्रिंक्स एंड अम्यूजमेंट्स। सो कंजप्शंस ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स सुरा एंड सोमा। तो वो सोमा का कंजप्शंस करते थे। सोमा एक प्लांट है, इसको हम लाइक भांग से भी कंसिडर कर सकते हैं। आर्यंस प्राइमरली एग्रीकल्चर एंड पेस्टोरल कंसिडर्ड काउज एज अ मेजर ऑफ वेल्थ। गाय को मेजर ऑफ वेल्थ की तरफ कंसिडर करते थे। अम्यूजमेंट्स लाइक उन इंटरटेनमेंट के लिए इंक्लूड म्यूजिक, डांसिंग, चैरिट रेसिंग एंड डाइसिंग। मेंशन ऑफ अ स्टेंजा इन अ ऋग्वेदा नोन एज द गैम्बलर्स लेमेंट, माई वाइफ रिजेक्ट्स मी एंड हर मदर हेट्स मी। जैसे अब उसके रिलीजन वाले टॉपिक पे आते हैं कि वो कैसा मतलब लाइक रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, कौन से रिलीजन पे भरोसा करते थे, क्या वो स्टैचू पूजा करते थे या नहीं, मतलब किस तरीके के पूजा में भरोसा रखते थे, वो प्रेयर करते थे या फिर आइडल वर्शिप करते थे, और अगर भगवान की पूजा करते थे तो उनके कौन कौन से भगवान हुआ करते थे। तो लाइक उनके बारे में अब हमें पढ़ना है। सो